फर्स्ट पेपर वैसे देखा जाए तो कॉमर्स वालों के लिए तो मैं कहता हूँ बस टीचिंग अच्छी थी क्योंकि मैंने आपसे पढ़ा था, मेरे आपके नोट्स थे और जैसे बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक क्वेश्चन थे। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ओहो, वॉइस तो क्लियर है, पता लग गया। वीडियो वगैरह आप बता दीजिए, वो भी क्लियर होगा। कैसे, एक बार आप सभी क्लास ज्वाइन कर लीजिए। तो गुड इवनिंग नवजीत, गुड इवनिंग। आपको इंग्लिश में पीडीएफ मिल रही है या फिर पंजाबी लैंग्वेज में चाहिए। इंग्लिश में समझ में आ जाएगा आई थिंक आपको। तो गुड इवनिंग हिमांशी, गुड इवनिंग, कैसे हो। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। सभी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। तो फिर कैसी चल रही तैयारी आपकी। अपना यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीट होने को है। यूनिट फर्स्ट अपना लगभग कल कंप्लीट हो जाएगा। पंजाबी प्लीज़, पंजाबी में तो कैसे बताएं। पंजाबी और विद इंग्लिश, इंग्लिश में आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। इंग्लिश में कवर करो। पंजाबी तो अच्छी लैंग्वेज है बट इंग्लिश में और अच्छे से आपको समझ में आएगा। पंजाबी मेरे खुद को भी नहीं आती, मैं कैसे करूँ। हिंदी तो फिर भी मेरे को आती है, इंग्लिश आती है, थोड़ा पंजाबी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो रिसर्च टीचिंग एप्टीट्यूड लगभग कंप्लीट होने को है। किसी को कोई ऐसा लग रहा है कि अपने ज़्यादा टॉपिक पीछे रह गए, जैसे आज अपना लर्निंग थ्योरी है, कल और लर्निंग थ्योरी के बारे में जो अपन के बाकी बचेंगे वो अपन कल कर लेंगे। इसके अलावा आपको लगे कि वो वाले मतलब और टॉपिक बाकी रह गए, कल मैंने आपको क्लास स्टार्ट होने से पहले सबसे ये पूछा था कि ये टॉपिक अपन ने कवर करवा लिए, ये वाले अपने बाकी है, जो बाकी है वो तो मैं कवर करा। उसके अलावा किसी को भी लग रहा है कि सर ये वाला टॉपिक बाकी है तो वो वाला मुझे कमेंट करके बताएं। मुझे हिंदी याद नहीं होती, हिंदी याद नहीं होता, इंग्लिश में याद करो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, गुड इवनिंग अमिता, कैसे हो। ठीक है, तो आज अपना कौन सा टॉपिक है, अपना लर्निंग थ्योरी। ठीक है, लर्निंग थ्योरी के बारे में अपन करेंगे। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें रीडिंग, ठीक है, इसमें ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी डिफिकल्ट है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अपने इसमें एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, ताकि आपको पढ़ने में मज़ा आए। अच्छा, इस टाइप से अपन पढ़ेंगे तब अपन को अच्छा लगेगा। जैसे ये ऐसा मुझे बिना पढ़े कोई आंसर दे सकता है क्या इसका कोई वैसे मैं ये अपना जो थ्योरी वगैरह कंप्लीट होने के बाद में क्वेश्चन कराऊंगा, बेफिक्र है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो, लेकिन अपन ने अब रीड नहीं किया है तो अगर बिना पढ़े भी इसका कोई आंसर देना चाहता है तो बता सकता है मुझे इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों एक पे ही है। और ये क्वेश्चन सेकंड है, जैसे ये वायोस्की के सिद्धांत में जर्नल प्रोक्सिमेंट डेवलपमेंट पर जोर देता है, मतलब इसकी जीडीपी पर जोर देता है, मतलब जेडपीडी। अच्छा, वो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग मैंने जीडीपी बता दिया। मतलब जेडपी किस पर जोर देता है, मतलब उसमें 3 स्टेज होता है, 3 स्टेज में से ये अपना 3rd स्टेज है। इस पर ये मतलब आप कौन से आंसर ए दे रहे हो, इसका ए दे रहे हो नंदिनी, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है, या फिर इसका ए दे रहे हो, इसका भी ए नहीं है, फिर आप कौन से का ए दे रहे हो। ठीक है, आपके दोनों गलत है। ठीक है, अब फिर ये रहेगा कि मतलब जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी है, ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी क्या है, ये जर्नल प्रोक्सिमेंट डेवलपमेंट मैंने अभी जो बताया था ना वो किस में था, 3rd स्टेज था। और सोशल लर्निंग थ्योरी ये किसने दी थी। ये मतलब इस टाइप के अपने क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अपन इसको थ्योरी को हल्के में ले सकते, लेकिन इसका एक और बेनिफिट फ़ायदा है। थ्योरी का क्या फ़ायदा है, एक तो ये है कि थोड़ी हार्ड है। चलो ठीक है, हार्ड है तो क्या फ़ायदा हो गया अपने लिए, सर ये तो हार्ड है तो अपने याद नहीं कर पाएंगे। लेकिन दूसरा फ़ायदा ये है कि इसमें अपन के ज़्यादा घुमाव वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। जैसे अपन ने तीनों क्वेश्चन थे कि ये थ्योरी किसने दी और जर्नल प्रोक्सिमेंट डेवलपमेंट क्या है, ये इससे किससे रिलेटेड है, और फिर तीसरा क्वेश्चन कैसा था कि मतलब कौन सी थ्योरी किसने दी, उसको अपन को मैच करके अपन को आंसर देना था। आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, बल्ले बल्ले है। तो इस अकॉर्डिंग मतलब अगर अपन ने पढ़ लिया, आपने अगर ये थ्योरी अगर पढ़ कर गए हो अच्छे से तो आपका क्वेश्चन 100% सही होगा, मतलब 100% एक्यूरेसी रहेगी। नहीं आ रहा है तो 0% रहेगा। तो मतलब इसलिए ये हार्ड है, मतलब इसमें तुक्के लगने के चांसेस बहुत कम है। कभी किसी का किस्मत बढ़िया होता है तो लग जाता है, पर वो लग पर डिपेंड करता है। ठीक है,
तो अपन स्टार्ट करते हैं लर्निंग की सिद्धांत। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताइए कि लर्निंग क्या होता है। लर्निंग क्या होता है? लर्निंग के बारे में कोई बता सकता है? मतलब ये लर्निंग एक तरीके का परमानेंट बिहेवियर चेंजेस होता है या फिर टेम्परेरी बिहेवियर चेंजेस होता है? मतलब इसमें अपने का एटीट्यूड चेंज होता है या एप्टीट्यूड चेंज होता है? तो इस प्रकार से आप बताओ कि मतलब लर्निंग क्या है। पहले तो मुझे ये बताओ, परमानेंटली अगर आदमी के बिहेवियर में चेंजेस होता है या फिर उसको टेम्परेरी कह सकते हैं या फिर टेम्परेरी चेंजेस होता है? बताओ लर्निंग के बारे में आप क्या जानते हो? लर्निंग का मतलब ये होता है कि आदमी के बारे में परमानेंट चेंजेस होता है, बिहेवियर कह सकते हो। जैसे एक स्टूडेंट होता है जो स्कूल में जाता है तो वो टेबल पढ़ता है, फिर अल्फ़ाबेट पढ़ता है, फिर अदर पढ़ता है, मतलब वो धीरे धीरे वो चेंजेस होता है ना, परमानेंट होता है, बिल्कुल परमानेंट होता है। जैसे आप अपने रीड कर लिया, जैसे आपने बुक पढ़ना जान लिया तो वो एक तरीके से आपके ऐसा नहीं है कि 2 साल बाद में आप भूल जाओगे या फिर एक्सरसाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे। वैसे तो ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज होती रहती है, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते कुछ भी करते हैं, मतलब ऑटोमेटिक एक्सरसाइज तो होती रहती है। अगर बाय द वे नहीं भी हो ना तो कुछ ऐसे अपन में परमानेंट चेंजेस हो जाते हैं जिससे अपन मतलब वो वापस से डाउन की ओर नहीं जाएगा। अब ये लर्निंग ऐसा नहीं है कि अपने से बड़े आदमी से ही अपने को लर्निंग होगी, अपन को छोटे आदमी से भी लर्निंग हो सकती है। छोटे का मतलब ये होगा कि वो अपने से ज़्यादा नॉलेजेबल हो। अब जैसे मान लो आप हो, जैसे अमित है, नेहा को ड्राइविंग करनी नहीं आती है, उसकी छोटी सिस्टर को ड्राइविंग करनी आती है, तो वो ड्राइविंग किससे सीख रही है? अपनी छोटी सिस्टर से सीख रही है। तो उसके लिए वो लर्निंग किससे कर रही है? छोटे पर्सन से कर रही है। लेकिन ये जरूर नहीं है कि मतलब अपन छोटे से कर रहे हैं, बड़े से कर रहे हैं, लेकिन अपन से ज़्यादा जो नॉलेजेबल पर्सन है ना उससे अपन सीख रहे हैं। और फिर अपनी क्या है कि एक बार अपन ने गाड़ी चलाना सीख गए तो अपन परमानेंट सीखेंगे। लेकिन लर्निंग में ये भी होता है कि जितना ज़्यादा एक्सरसाइज होगा या फिर प्रैक्टिस होगा तो उतना ज़्यादा वो बेस्ट रहेगा। रियल भी है सर, रियल कैसे? ठीक है, तो ये पर मतलब सीखना किसी व्यक्ति के विकास या परिवर्तन की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। अब जैसे ये प्राकृतिक नेचुरल चेंजेस होता है, जैसे ये होता है कि अच्छा आपको नहीं आती ड्राइविंग तो सीखना कल, ठीक है। तो ये होता है कि मतलब एक कभी कभार ऐसे होता है कि कुछ चीज़ें अपने धीरे धीरे नेचुरल भी होते हैं, कुछ चीज़ें अपन सीखते भी है। मतलब इसको अपने ठीक है, मतलब ये प्राकृतिक है जो व्यवहार में नए तरीके या पैटर्न के रूप में प्रकट करती है। मतलब ये नए तरीका भी हो सकता है, नया पैटर्न भी हो सकता है। कभी कभार अपन को किसी चीज़ का एक्सपीरियंस होता है, जैसे अपन कोई काम कर रहे हैं, जैसे बिजनेसमैन होते हैं ना, वो पहले कंपनी का सोशल मीडिया पर या फिर कहीं पे वो क्या प्रमोशन करते हैं, उनको लगता है कि ये वाली जो अपने पहले अपन ने जो इसकी मार्केटिंग की थी वो अपनी बढ़िया नहीं हुई थी, लेकिन उसमें क्या हुआ था अपने मनी ज़्यादा इन्वेस्ट कर दी लेकिन अपन को प्रॉफिट कम हुआ, तो वो फिर दोबारा से वो और इम्प्रूवमेंट करेगा, मतलब एक्सपीरियंस से सीख के, और वो उसको रियल लाइफ में अप्लाई भी करता है, तो वो धीरे धीरे उसके परमानेंट चेंजेस हो जाते हैं। ये व्यवहार में एक स्थायी परिवर्तन है, ये बिल्कुल लिखा हुआ है, ये एक व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है, उत्तेजना प्रतिक्रिया की प्रक्रिया के माध्यम से अभ्यास। अब इसमें कैसे हो सकता है? मतलब इज द परमानेंट चेंजेस इन बिहेवियर एंड द रिजल्ट रीइंफोर्समेंट प्रैक्टिस थ्रू द प्रोसेस ऑफ द स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स। अब स्टिमुलस का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? रेस्पॉन्स तो मतलब अपन कोई भी कार्य के बारे में एक्ट करते हैं। स्टिमुलस का मतलब ये होता है, उत्तेजना का मतलब ये होता है, जैसे आप मार्केट में से कहीं से जा रहे हो, ठीक है, आपने कुछ बढ़िया चीज़ देख ली, या फिर ऐसा हो कि आपके पास ऑप्शन मिला कि अच्छा ये अपन इसको देख के अपन एक्सपीरियंस करके अपन रियल लाइफ में अपना सकते हैं, लेकिन आप क्या उस ऑप्शन को है ना अस्वीकार कर देते हो, यार बढ़वा दो इसको या फिर रहने दो इसको, कौन करे। तो वो एक मतलब आपके अंदर मतलब एक मोटिवेट भी होना चाहिए, ऐसा ये हो रहा है तो अपन इसको देख लेते फिर अपन रियल लाइफ में अप्लाई भी करेंगे, तो वो एक प्रकार का मतलब स्टिमुलस भी होना चाहिए और इसका रेस्पॉन्स भी देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपन अपने सीख लिया फिर अपन कभी रियल लाइफ में अप्लाई भी नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे रियल लाइफ में जितना अप्लाई करेंगे वो धीरे धीरे अपने चीज़ें अपने प्राइवेट या फिर परमानेंट हो जाएगी। हाई ठीक है, तो ये एक प्रकार था लर्निंग के बारे में आपको ध्यान हो गया। अब सीखने के घटक कौन कौन से होते हैं। अब जैसे कोई भी लर्निंग ऐसे तो होगी नहीं, ठीक है, लर्निंग कैसे होगी?
देखो ये तो अपन को हो गया कि लर्निंग अपन को पता है कि एक परमानेंट सेंटेंस है या फिर एक तरीके का स्थायी सेंटेंस है, मतलब तो उसमें सबसे पहले एक लर्नर तो होना भी चाहिए। लर्नर के बिना लर्निंग होगी नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एकदम पकड़ के लेके आ गया, देखो अब आपको लर्निंग करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको ये सज़ा होगी, वो होगी। तो एक दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, मतलब ज़्यादा नहीं करोगे। तो मतलब लर्निंग होनी चाहिए, ठीक है, मतलब लर्नर होने चाहिए, शिक्षार्थी होना चाहिए, सीखने वाला होना चाहिए, स्टिमुलस भी होना चाहिए। स्टिमुलस का मतलब ये होता है कि अगर आप कहीं जैसे अभी क्लास देख रहे हो, तो ऐसा नहीं है आपने यहाँ क्लास ऑन कर दिया, ईयरबड्स लगा दिया, ठीक है, क्लास उधर चल रही है, अपन देख रहे हैं, माइंड में ऐसे चल रहा है, यार मैं कल बॉम्बे जाऊँगी, यार मेरा कनाडा जाने का मन कर रहा है, ब्रिटेन जाने का मन कर रहा है। पता चले आप पूरे वर्ल्ड में घूम के आगे जब तक मैं क्लास ख़त्म कर रहा हूँ, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई रशिया जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, मतलब घूम घाम के आगे जब तक मैं क्लास ख़त्म करता हूँ, सर हमने तो पूरा वर्ल्ड घूम लिया। तो मतलब ये एक तरीके से मतलब अंदर अपने अंदर मोटिवेट भी होना चाहिए। अच्छा हम क्लास देख रहे तो क्लास में ही रहे, लर्निंग थ्योरी पे ही रहे, ऐसा नहीं है कि और कहीं घूम रहे हैं। द इंटरनल कंडीशन ऑफ द लर्नर, जैसे मतलब एक आंतरिक स्थितियाँ भी होना चाहिए। मतलब ये होता है कि मतलब एक अंदर से मोटिवेट होना चाहिए। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ये बताया था ना कि एक इंटरनल मोटिवेटेड होता है और एक एक्सटर्नल मोटिवेटेड होता है। मोटिवेटेड तो आप स्टूडेंट हो जो मतलब एक मैंने बताया था एडोलेसेंट लर्नर, नहीं हाँ एक होता है एडल्ट लर्नर। इन दोनों में बताया था कौन इंटरनल होता है और कौन एक्सटर्नल होता है। तो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको मतलब एक एक्सटर्नल होते हैं कि अच्छा आप क्लास में फर्स्ट रैंक लेके आओगे ना तो मैं आपको बढ़िया सा साइकिल दूंगा या फिर और गिफ्ट दूंगा, बढ़िया से घुमा के लेके आऊँगा, तो वो होते हैं। और अपन जो है ना या फिर जो हायर एजुकेशन के होते हैं वो इंटरनल होते हैं। इंटरनल मतलब अंदर से मोटिवेटेड होते हैं। अच्छा मैं ये करूँगा तो मेरे को, जैसे मैं जॉब लग गया, अच्छा है मेरे को पापा आईफोन दे या फिर नहीं दे, मेरी JRF हो जाएगा, पापा आईफोन दे या नहीं दे, मैं अपना खुद का आईफोन लेके आ जाऊँगा 16 Pro Max, या फिर अपन मेरे को और आगे तक जाना है। उस टाइप से आप एक तरीके से इंटरनल मोटिवेटेड हो। और उसके बाद में रेस्पॉन्स भी होना चाहिए। रेस्पॉन्स मतलब आप जो क्रिया कर रहे हो उस सभी का आपको पता होना चाहिए कि मतलब टीचिंग के बारे में आपने सीख लिया तो वापस से रेस्पॉन्स भी देना चाहिए। तो ये सारे के सारे लर्निंग के पार्ट है। अब आपको लर्निंग के बारे में समझ में आ गया होगा कि ये एक परमानेंट है और इसको अपन दूसरे से सीख सकते हैं, अपन से छोटे से भी सीख सकते हैं, बड़े से भी सीख सकते हैं, लेकिन एक शर्त है कि उसको उस फील्ड का नॉलेज होना चाहिए। जैसे एक मैं एग्जांपल दूं, जैसे आप जैसे आई थिंक मतलब कुछ गांव के लोग होंगे, हालांकि कि इसके मदर पेरेंट सबके एजुकेटेड है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं ना, जिनके मम्मी पापा को या फिर उनको ये होता है कि ज़्यादा मोबाइल चलाना नहीं आता है, ठीक है, तो वो मोबाइल चलाना किससे सीखते हैं? अपने बच्चों से सीखते हैं। तो वो एक तरीके से अपने से बड़ों को भी शिक्षा देते हैं ना, तो वो हो गया कि मतलब मम्मी पापा अपने बच्चों से सीख रहे हैं, लेकिन सीख तो रहे हैं ना, लर्निंग तो ले रहे हैं ना। अगर एक बार वो मोबाइल चलाना सीख गए फिर तो वो माहिर है, ठीक है, इस पर कर चलता है ना। तो मतलब लर्निंग है, कैसे भी हो सकता है। अब ये लर्निंग करो का मतलब क्या होता है? अपन लर्निंग के बारे में तो देख लिया, ठीक है, लर्निंग हो गया। अब कोई मुझे बता सकता है कि लर्निंग करो क्या होता है? मैथमेटिक्स में तो अपने वक्र के बारे में पढ़ा सर, आज तो आप रिसर्च में भी लर्निंग, टीचिंग एप्टीट्यूड में भी लर्निंग का वक्र लेके आ गए। ये वक्र कैसा होता है? कोई कमेंट करके बता सकता है वक्र के बारे में आप क्या जानते हो? सर अब तो छोटे बच्चों से मोबाइल चलाना सीखते हैं। हाँ बिल्कुल, कभी कभार मेरे को भी पबजी खेलना नहीं आता है। मैं कभी कभार बच्चों को देखता हूँ, यार अब छोटे छोटे बच्चे पबजी खेलते हैं, यार मेरे को भी सिखा तो मैं भी बोलता हूँ, बट ये होता है। लर्निंग कर्व, वक्र, लर्निंग वक्र, स्टैंडर्ड, कोई बता सकता है लर्निंग कैसे होता है? लर्निंग ऐसे होता है ना, ये लर्निंग, वो 1 मिनट ये थोड़ा, ठीक है, ये लर्निंग वक्र का मतलब ऐसे होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ में जैसे आप क्लास देख रहे हो, कभी कभार ऐसे होता है ना, हार्ड टॉपिक आता है, हार्ड टॉपिक आपको अच्छे से नहीं आता है, तो आप उसमें कभी कभार जैसे अपन क्लास देखते हैं तो ऐसे बोलते हैं ना कि आपको ये करना है कि 10 मिनट तक क्लास को बिल्कुल सुनना है, कुछ भी समझ में नहीं आए फिर भी आपको क्लास को सुनना है, ठीक है। 10 मिनट के बाद में आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है, ठीक है, थोड़ा समझ में आ गया। 15 मिनट हो गया तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आ रहा है। फिर ऐसा होता है कि आपको एक तरीके से फुल मोटिवेट होकर उस क्लास को देख रहे हो तो ऐसा लगता है कि अब तो अपन को पूरा समझ में आ रहा है। उसके बाद में एक ऐसा लगता है कि अब समझ में ही नहीं आ रहा है, मतलब
फिर वापस से क्या होता है, एक मोटिवेट का लेवल धीरे धीरे डाउन हो जाता है। तो इस प्रकार इस वक्र को भी कहा जाता है। शुरुआती में तो अपन को बहुत कम समझ में आता है, फिर एक पॉइंट ऐसा आता है अपन को बहुत समझ में आता है, फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि अपन को समझ में आना अब बंद हो जाता है। ये ऐसा क्यों होता है? शुरुआती में तो चलो हार्ड टॉपिक होता है, अपन उस पर देखते हैं, धीरे धीरे अपन को कम समझ में आता है। उसके बाद में अपन उसी टॉपिक को समझ में आ रहा है तो मोटिवेट होकर फुल तैयारी करते हैं। अब उसके बाद में अपन वापस से डीमोटिवेट हो जाते हैं। जैसे आपके लिए होता है ना, जैसे अभी आपका कि जनवरी में दिसंबर में एग्ज़ाम होगा या फिर जनवरी में होगा, या फिर कभी किसी को ये भी डाउट लगता है कि सर मर्ज हो सकता है जून वाला भी, तो आप ऐसे मतलब एक डीमोटिवेट हो रखे हो कि ज़्यादा पढ़ भी नहीं रहे हो, आराम से बैठे हो, ठीक है। अब पता चले कल ही आपका आ जाए नोटिफिकेशन के आपका 15 से लेके 20 दिसंबर के बीच में या फिर 25 दिसंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा, तो सारे के सारे टाइम टेबल बनाएंगे। सुबह 4 बजे ये उठूँगा, 4 बजे से लेकर 9 बजे तक मैं पेपर फर्स्ट पढ़ूंगा, और 9 बजे से लेकर 10 बजे तक मैं खाना खाऊंगा, 11 बजे तक रेस्ट करूंगा, फिर वापस से मैं एक सब्जेक्ट को लेके बैठूंगा, फिर लगातार 4 घंटे पढ़ाई करूंगा, फिर चाय पानी पीऊंगा, उसके बाद में वापस बैठूंगा। मतलब कल का कल ही मेरा JRF का टाइम टेबल बना दोगे। तो वो तो आगे आप इस स्टेज में, और 5-4 दिन बाद पता चले यार ठीक है कर लेंगे हो जाएगा, तो फिर वापस से आप डीमोटिवेट हो जाते हो, ठीक है। तो फिर आपके न्यूट्रल आ जाता है, फिर पता चला कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, और फिर पता चला नहीं एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हुआ, तो फिर वापस से बढ़ते। तो इस प्रकार से ये एक लर्निंग कर्व होता है, ठीक है। इस लर्निंग कर्व में कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये स्टेज होते हैं ना उनका क्वेश्चन आएगा। जैसे ये तो मैंने समझा दिया, जैसे जो एक फ्लैट वक्र होता है ना, जैसे ये ऊपर जाने के बाद में स्तर हो गया ना, तो उस सिचुएशन के बारे में आपसे ये पूछ लिया जाएगा। जैसे उस मतलब उसको हिंदी में पठान कहते हैं कि मतलब इस सिचुएशन में ऐसा क्यों होता है। जैसे ये वक्र मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये वाला देख रहे हो ना, ये जैसे शुरुआती में मतलब स्लो स्टार्टिंग आप कर रहे हो, कैसे बोल रहे हो, बहुत धीरे धीरे स्लो स्टार्टिंग कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद में एक लर्निंग स्टीप लर्निंग मतलब काफ़ी कर रहे हो, और उसके बाद में एक मैच्योरिटी आ जाती है, ठीक है। मतलब धीरे धीरे मतलब बहुत कम होता है लर्निंग, मतलब उसको प्लेटन्यू कहा जाता है। मतलब इस सिचुएशन में ये होता है कि रीडिंग बहुत ही कम हो जाती है। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले स्लो लर्निंग होती है, उसके बाद में स्टीप मतलब थोड़ी गति बढ़ती है, फिर एक ऐसा आता है कि सिचुएशन बिल्कुल स्थिर रह जाती है। तो मतलब सीखने की अवस्था, ठीक है, इसको हिंदी में इंग्लिश में वक्र कहा जाता है। अगर मैथमेटिक्स गणित का देखा जाए तो इसको वक्र कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर सीखने की अवस्था लिख रखा है, जो भी है आप समझ सकते हो, ठीक है। या फिर इसको वक्र भी कह सकते हो आप, ठीक है। सीखने की अवस्था किसी कार्य पर शिक्षार्थी के प्रदर्शन या कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक प्रयास और समय की संख्या के बीच में संबंध दर्शाता है। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि शिक्षार्थी के प्रदर्शन और कार्य को पूरा करने के बीच में मतलब आवश्यक प्रयास और वो समय के साथ किस प्रकार की रीडिंग करता है, वो लर्निंग कर्व वक्र में रिप्रेजेंट किया जाता है। और जैसे सीखने की अवस्था पठार, मतलब इस प्लेटिन्यू इन लर्निंग वक्र, मतलब ये पठार वाली अवस्था होती है ना, जैसे ये अपन कवर किया था ना, शुरुआती में अपन बढ़ रहे थे धीरे धीरे, और उसके बाद में ये एक स्टेबल हो जाता है। तो इस अवस्था में ये होता है कि जो लर्निंग होती है ना, मतलब एक तरीके से स्टॉप हो जाती है, या फिर अपन इसको स्टेबल भी कह सकते हैं। स्टेबल मतलब चल रहा है, थोड़ी थोड़ी चल रही है, ठीक है, एग्जाम नहीं है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, 2 घंटे पढ़ लिए, एंजॉय कर लिया, वैसे गेम खेलने चले गए, उस टाइप की चलती है, ठीक है। तो मतलब जब व्यक्ति प्रगति नहीं कर रहा है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, मतलब हाँ एक चल रहा है, स्टेबल को तो कोई प्रगति थोड़ा ही कह सकते हो। जैसे आज के टाइम में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है कि जैसे यहाँ क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट है, ठीक है, तो उसमें से मान लो 100 बच्चों ने या 500 बच्चों ने क्लास ज्वाइन कर रखी, तो सारे के सारे मतलब पढ़ तो सब रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि जिसने एग्जाम का फॉर्म फिल किया है वो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, लेकिन जो ज़्यादा पढ़ेगा, जो स्पीड से आगे बढ़ेगा, उसी का JRF होगा। तो मतलब वो प्रगति नहीं कर रहा है तो वो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। और ये संकेत दे सकते हैं कि सीखने वाले अपनी क्षमता में सीमा एक मतलब एक कभी कभार ऐसे होता है ना कि यार ये प्रॉब्लम अब इसका सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा, ऐसा लगता है कि एक पीक पॉइंट आ गया। जब अपन ने पीक पॉइंट कब ज़्यादा पड़ा था, जब अपने कोविड आया था, कोरोना के काल में ऐसा लगा था कि ये कोविड है ना, अभी जो लहर है ना, ये पीक पॉइंट पे, इसके बाद में धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, कोविड का इफेक्ट कम हो जाएगा, वो पीक पॉइंट ऐसे भी देख सकते हो। और एक बदलाव हो रहा है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि व्यक्ति प्रेरणा खो देता, मतलब वो डीमोटिवेट हो जाता है, मोटिवेट नहीं रहता है और थक चुका होता है, मतलब
अब तो कुछ नहीं कर सकता है, होगा जो राम भरोसे खेती। ऐसे होता है ना, जो भगवान करेगा वो मुझे एक्सेप्ट है, मतलब उस सिचुएशन आ जाता है। अगर उसी को उस सिचुएशन में वापस से मोटिवेट कर दिया जाए, आपको JRF हो जाएगी तो आपको पर महीने कितने रुपए मिलेंगे, 40,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। और फिर आप बढ़िया बढ़िया होटल में स्टे करना, बढ़िया जगह घूमने जाना, 5 स्टार होटल में रुकना, आईफोन खरीदना, आईपैड खरीदना, ये सारे के सारे, मतलब ऐसा कोई आ जाए ड्रीम दिखा दे तो आप वापस से पढ़ने लग जाओगे। अगर मतलब इस स्टेज को अपन वापस से इसको तोड़ कैसे सकते हो, मतलब किसी को मोटिवेट करके। तो इसीलिए आपको बोला जाता है कि आप उन्हीं के इस संपर्क में रहे या फिर उन्हीं के टच में रहे जो JRF की तैयारी कर रहा है, नेट की तैयारी कर रहा है। आप पता चले उनके टच में जिसको कोई पढ़ाई से लेना देना ही नहीं और वो काम कुछ और कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आप उसके साथ जाओगे तो वो बात करेगा, यार आज मैंने इतनी इनकम अर्न की है, आज मैंने ये काम किया और कल मैंने ये काम किया, परसों ये किया, मतलब उससे पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं। अब दूसरे पर्सन के पास आप जाते हो जो JRF की तैयारी कर रहा है, अच्छा आज मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड की लर्निंग थ्योरी कवर कर ली, कल मैं जो बच्ची को चाहिए वो लर्निंग थ्योरी कवर कर लूँगा, उसके बाद में मैं एवेल्यूशन कितने टाइप का होता है वो सारे के सारे एवेल्यूशन मैंने कंप्लीट कर दिया। फिर वो आपसे एक क्वेश्चन करेगा कि मुझे ये बताओ कि जब अपना क्लास शुरू होने से पहले जो PG में या फिर अपन जो एडमिशन लेते हैं, इंट्रेंस एग्जाम टेस्ट होता है, उसमें किस टाइप का एवेल्यूशन होता है। आपको लग रहा है आपको तो नहीं आ रहा है, फिर आप वहाँ से आओगे भागे भागे रूम में, आज के आज एवेल्यूशन कंप्लीट करूँगा। तो ये एक प्रकार का फ़ायदा होगा, आप किसके टच में हो। तो ये, और एक मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूँ, जैसे एक आप 5 लोगों का ग्रुप है, 5% का ग्रुप है, ठीक है। जैसे मान लीजिए नया हो गया, ये अदर लोगों का, वैसे नाम लीजिए और किसी नाम का ग्रुप बना दीजिए, 5 लोगों का ग्रुप है, ठीक है। और उस ग्रुप में आप भी शामिल हो, मतलब, और जो 4% है ना, और वो आपसे बहुत ही नीचे लेवल के हैं, मतलब उसको आपसे सीखने को 1% भी नहीं मिल रहा है, और आप वो ग्रुप के लीडर, आपको सब कुछ आता है, आप उनको नॉलेज देते हो, तो आपको उस ग्रुप को छोड़ देना चाहिए, स्किप कर देना चाहिए। इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न ये है कि आपको उस ग्रुप में जाओ जो आपसे टॉप ग्रुप के हैं, मतलब उनका एक एजुकेशन लेवल भी अच्छा है। वो आप देखोगे, आप JRF की तैयारी कर रहे हो, आप पता चले UPSC वालों के साथ बैठ रहे हो, जो स्टेट की पब्लिक सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, मतलब हाई तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, आप उनके साथ बैठे हो तो आपका उनसे मोटिवेट हो गए। और एक आप बैठे हो LDC के साथ या फिर जो पढ़ाई से उसको कोई लेना देना नहीं, तीसरा पता चला कोई प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है, तो वहाँ से आपको नुकसान होगा। तो इसलिए मतलब ये कभी कहा जाता है कि अगर आप उस ग्रुप में 5 लोगों के ग्रुप में टॉप हो तो उस ग्रुप को स्किप करिए और नया ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इसीलिए कहा जाता है कि अगर ग्रुप अच्छा नहीं है तो सिंगल रहना बेटर है, बजाय अब ग्रुप खराब है तो ये भी अपन को ध्यान रखना है। साथ साथ में मोटिवेट बहुत कर रहा हूँ ना, बहुत ज्ञान दे रहे, ऐसे लगेगा कि गुरुजी आज तो आपने ज्ञान ही ज्ञान दे दिया, ठीक है। तो ये लर्निंग वक्र के बारे में कोई डाउट वगैरह समझ में आ गया ना। अपन मैथमेटिक्स भी पढ़ रहे हैं, क्या क्या पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं ना। नाम बड़ा अजीब गरीब है, ठीक है। स्लो लर्निंग वगैरह, ठीक है। तो अपन, हाँ जी सर, ठीक है। अपन ने लर्निंग पढ़ लिया, लर्निंग वक्र पढ़ लिया। अब अपन लर्निंग ये एडवर्ड थॉर्नडाइक के सीखने के 3 नियम बताए थे। ये नियम किसी को पता है? मतलब आपको ये पूछ लिया जाएगा एडवर्ड थॉर्नडाइक के सीखने के नियम कितने हैं? 3 नियम है। कौन कौन से? लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है। जैसे कल अपन ने 5E का पढ़ा था ना, 5E में कोई कमेंट बता सकता है? जैसे एक दूसरे से जुड़े हुए थे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये सीक्वेंस में भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल सही है वैसे इफेक्ट, हालांकि ये भी सीक्वेंस से ही आएगा। आपको ये पूछ लिया जाएगा कि एडवर्ड थॉर्नडाइक के इन 4 नियम में से कौन सा नियम नहीं है, या फिर आपको ऐसे भी पूछ लिया जाएगा ABCD CDBE CFGF, कुछ भी ऑप्शन दे के पूछ लिया जाएगा कि इनके कौन से नियम हैं। राजेश सर आपको क्या पता है? अच्छा, ये वाले नियम आपको पता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट। मतलब रेडीनेस का मतलब ये होता है कि अगर आप लर्निंग करेंगे तो सीखेंगे, तो मतलब एक तरीके से आपको अंदर से रेडी करना पड़ेगा, अंदर से आप खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा।
पहले अपन को रेडी करना पड़ेगा। उसके बाद में अपन एक्सरसाइज करेंगे, मतलब कोई भी चीज़ के बारे में या फिर जो अपन सीख रहे हैं उसके बारे में अपन ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे। और उसके बाद में उस लर्निंग का अपने ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं, या फिर कोई अपन एक्टिविटी कर रहे हैं उसका सोशल पर या फिर सामाजिक पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो सारा का सारा अपन अध्ययन करेंगे। और उसका अपन रियल लाइफ में एप्लीकेशन भी कर सकते हैं कि मतलब वो होता है ना, नॉलेज को अपन कभी कभार अप्लाई भी करते हैं, तो वो सारा इसमें सिस्टम आता है। तो सबसे पहले मतलब लॉ ऑफ रेडीनेस, इसमें ये होता है कि इसको हिंदी में तत्परता के नियम भी कहा जाता है, ठीक है, के रूप में जाना। इस नियम के अनुसार सीखने वाला तब सीखता है जब वो सीखने के लिए तैयार होता है। मतलब अंदर से ऐसा है नहीं कि अपन किसी को ज़बरदस्ती नहीं सिखा सकते, अपन किसी को ज़बरदस्ती सुना सकते हैं, लेकिन उसको अप्लाई करना तो उसके अपने होता है ना। कभी होता है ना कि सुनो सबकी करो मन की, तो उसने सुन लिया, अगर अपन उसको सही भी कह रहे हैं, अगर उसने अप्लाई नहीं किया तो वो उसके लिए तो कोई लर्निंग थोड़ा ही होगा। अगर अपना उसने सुन लिया और उसने अप्लाई कर दिया, वो रेडी है। हालांकि कभी कभार ऐसा होता है वो अप्लाई नहीं कर पाता तो अलग बात है, लेकिन वो सीख तो जाता है ना। तो इस प्रकार ये होता है कि वो एक तरीके से रेडीनेस भी होना चाहिए, ठीक है। और लो ऑफ इफेक्ट का मतलब ये होता है इसलिए यदि किसी कार्य को करने की प्रयास सुखद व आनंदमय होता है तो वो व्यक्ति उस गतिविधि को तेजी से करता है, ठीक है। मतलब उसका इफेक्ट कैसे पड़ता है, इफेक्ट का मतलब इफेक्ट का मतलब ये होता है जैसे आप कोई लर्निंग कर रहे हो, ठीक है, आप कोई काम कर रहे हो, उसमें आपको खुशी मिलती है। जैसे मान लीजिए मैं ड्राइविंग का बोल रहा हूँ कि आप फर्स्ट टाइम ड्राइविंग कार वाला आपको सिखाने आता है, तो आपको ड्राइविंग करके काफ़ी अच्छा फील होता है, बेटर फील होता है। तो दूसरे दिन आप वेट करोगे, अच्छा यार कल कब होए, सुबह कब होए, मॉर्निंग में। वो गाड़ी सिखाने वाले मॉर्निंग में ही आते हैं ना ज़्यादातर, मैं भी गया था। तो मतलब उस टाइम अपन को ऐसे लगता है यार कल जल्दी आ जाना, कल ऐसे करेंगे 10 किलोमीटर की जगह अपन उसको बोलेंगे सर आज मैं तो 20-25 किलोमीटर चलाऊँगा एक्स्ट्रा। तो वो होता है कि मतलब अपन को खुश फील होता है, अच्छा फील होता है, तो वो अपन को ज़्यादा बात करते हैं। कभी कभार कोई काम ऐसा होता है कि अपन को वो काम करके बहुत ही बुरा फील होता है, जैसे अपन कोई काम कर रहे हैं दोस्त के साथ गलत कर देते हैं या फिर ऐसे ऑटोमेटिकली हो ही जाता है, तो वापस उस काम को अपन कभी नहीं करते। क्यों? क्योंकि अपन को दुखी फील होता है, अपन दुखी हो जाते हैं वो काम करके, तो वो काम नहीं करते हैं। तो ये मतलब उसका काम का इफेक्ट कैसे पड़ेगा वो भी है। इसके विपरीत यदि प्रयास के परिणाम मतलब ये कष्टदायक हो गया या दुखदायक हो गया, तो उस कार्य को अपन अंततः कार्य को छोड़ देंगे या फिर स्किप कर देंगे या फिर अपन उस कार्य को करेंगे भी नहीं। और एक्सरसाइज का नियम ये होता है कि जो चीज़ें अधिक बार दोहराई जाती हैं, जैसे जैसे अधिक बार दोहराई जाते हैं उससे अपनी क्या लर्निंग अच्छी होगी, ठीक है। जैसे अपन को ड्राइविंग लाइसेंस वाला मैं बार बार एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, कहीं ऐसा नहीं है कि आप उससे बोर हो जाएं, ठीक है। मैं इसके बाद में नया एग्जांपल भी दूंगा। जैसे ये होता है कि मैं ड्राइविंग तो सीख गया, ठीक है, अपन को अच्छी खासी आती हैं, अगर उसको बोलेंगे कि यार मेरे को स्टैंड करना भी सिखा दो सर, तो वो बोलेगा खुद की गाड़ी लेके आओ, खुद के करो। फिर अपने धीरे धीरे जितनी बार अपन ज़्यादा ट्राई करेंगे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अपन उसकी एक्सरसाइज करेंगे तो अपन गाड़ी आराम से स्टैंड वगैरह बहुत बढ़िया कर सकते हैं। मतलब अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपन कितना उस पर स्टैंड वगैरह करना चाहते हैं, कैसे घुमाना चाहता है। सर मेरे को 90 डिग्री में घुमाना है, कभी कोई बोलता है नहीं मैं तो 180 डिग्री में घुमाऊँगा। कभी कभार ऐसे होता है ना, कोई ऐसे करता है क्या? एक बार मैं दोस्त के पास बोला तो मेरे को बोला कि 180 डिग्री में घुमा दूँगा। मैंने कहा ठीक है घुमाओ। पता चले मैं आप पीछे वाली सीट आगे वाली सीट से उसके ड्राइवर के दोस्त की गोदी में आके पड़ गया। वो बोला भाई टाइट पकड़ के रखा कर। तो ऐसे होता है कि मतलब कभी कभार ऐसे होता है, मतलब जितनी ज़्यादा अपन एक्सरसाइज करेंगे उतना ज़्यादा अपन ये ज़्यादा सीख पाएंगे। अब ये सीखने के सिद्धांत में मतलब ये व्यवहारवाद का मतलब क्या होता है? ये व्यवहारवाद से सीखने का सिद्धांत है, ये विचार छात्र जैसा व्यवहार करता है वो उसके पर्यावरण के साथ उसकी बातचीत पर आधारित होता है। मतलब ये होता है कि छात्र का व्यवहार और उसके एनवायरनमेंट से इंटरलिंक होता है, मतलब इंटरेक्शन होता है कि मतलब वो एनवायरनमेंट पर होता है कि व्यवहार आंतरिक ताकतों की बजाय बाहरी ताकतों से प्रभावित और सीखा जाता है। मतलब ये इस प्रकार से इंग्लिश में आप देख सकते हो कि एक्सटर्नल फोर्सेज रेदर देन द इंटरनल फोर्सेज। मतलब ये होता है कि इन्होंने ये बोला है कि अपन जैसे पहले तो मैंने ये बताया था कि इंटरनल और एक्सटर्नल समझ में आ गए। जो व्यवहार बिहेवियर लर्निंग थ्योरी है ना, ये अभी इनमें ये बताया कि जो बच्चे या फिर जो कोई भी सीख रहा है या लर्निंग कर रहा है ना, वो एक्सटर्नल फोर्सेस से ज़्यादा सीखेगा। एक्सटर्नल मतलब किसी को देख के, व्यवहार मतलब
इकोनॉमी नहीं, मतलब एनवायरनमेंट या फिर उसमें क्या हो रहा है पूरे सिस्टम में, समाज में, या फिर क्या हो रहा है उनको देख के वो सीखेगा। मतलब ये इनका कहने का मतलब ये है कि किसी को ऑब्जर्वेशन करेगा और ऑब्जर्वेशन के दौरान वो उसकी टीचिंग होगी वो बहुत बढ़िया होगी। ठीक है, तो व्यवहारवाद के बाद में आपको पूछा जाएगा कि भी किस पर डिपेंड करता है, ये इंटरनल की बजाय एक्सटर्नल पर डिपेंड करता है। ठीक है, और फिर इस थ्योरी को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, इस थ्योरी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन से है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी और ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी। अब कंडीशनिंग के बारे में मुझे कोई बता सकता है? जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया था ना अपने टीचिंग एप्टीट्यूड का, जिसमें फर्स्ट तो इंट्रोडक्शन का, सेकंड का था ना जिसमें मैंने वो बताया था कि टीचिंग क्या होता है, लर्निंग क्या होता है, ट्रेनिंग क्या होता है, इंडोक्ट्रिनेशन क्या होता है, कंडीशनिंग क्या होता है। समझ याद आ रहा है? वापस से रिकॉल कर पा रहे हो? और ट्रेनिंग क्या होता है, टीचिंग क्या होता है, ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शन क्या होता है, कोई बताएगा डिफरेंस इसमें? ट्रेनिंग वो होता है कि उसमें एक डिसिप्लिन होता है और अपने एक पर्टिकुलर स्किल में अपन सेंस लेके आते हैं। जैसे मान लो किसी फौज में जा रहा है तो वो उस क्षेत्र में एफर्ट डालेगा, कोई टीचिंग लाइन में जाता है तो टीचिंग मतलब एक पर्टिकुलर स्किल डेवलपमेंट करेगा। और इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि अपन पर्टिकुलर, जैसे अपन एग्जाम देने जाते हैं तो अपने एडमिट कार्ड में जो बिल्कुल इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं वो अपन एक स्ट्रिक्टली अपन फॉलो करते हैं। ठीक है, और इंडोक्ट्रिनेशन एंड डॉक्ट्रिनेशन में कोई अंतर? हाँ, मैंने डॉग का एग्जाम्पल दिया था। हाँ, कंडीशनिंग बिल्कुल बताऊंगा, कंडीशनिंग डॉग पर एग्जाम्पल कैसे किया था। ठीक है, एक कॉन्शियस होता है सलाइवा का, बिल्कुल आज भी एग्जाम्पल दूंगा वो। ठीक है, मतलब कंडीशनिंग में वो होता है कि जैसे अगर आपको कोई कंडीशनिंग में कैसे मतलब चलो मैं डॉग का भी एग्जाम्पल दे देता हूँ। कंडीशनिंग का मतलब ये होता है कि अपन बैल बजा रहे हैं, अपना एक डॉग है तो उसके मुंह में सलाइवा नहीं आएगा, मतलब उसके मुंह में लार नहीं आएगी। और कंडीशनिंग का मतलब होता है कि मतलब एक नेचुरल बिहेवियर की बजाय अपन उसको धीरे धीरे उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। वो होता है एक, जैसे आपको कोई थप्पड़ मारा है तो आप रोओगे। ठीक है, अब कोई आपको अब धीरे धीरे इतना मजबूत कर लिया जाएगा कि आपको कोई थप्पड़ मार रहा है तो आप हंसोगे। तो मतलब एक तरीके से ये नेचुरल बिहेवियर तो है नहीं, कोई थप्पड़ मारेगा तो बिल्कुल ऑब्वियसली बात है, दर्द होगा तो अपन रोएंगे, लेकिन अपन हंसने लगे। मतलब नेचुरल बिहेवियर से अपना चेंज कर दे। यहाँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको रियल में मत लेना। मतलब कि अपना जो नेचुरल होता है उससे अपन चेंज कर दे। जैसे डॉग का मतलब यहाँ पर कैसे, जैसे अपन बैल बजाते, डॉग को बैल से क्या मतलब है, बजाते रहो, मैं तो मेरी मस्ती में मस्त हूँ। और अगर धीरे धीरे अपन डॉग को ऐसे करते हैं ना कि अपन बैल बजा रहे हैं, डॉग को फूड दे रहे हैं, बैल बजा रहे हैं, डॉग को फूड दे रहे हैं। अगर अपन 10 से 15 दिन ऐसे करते हैं ना, अगर अपन इस प्रकार 10 से 15 दिन करते हैं तो अपन आराम से डॉग जब भी बैल बजाएंगे तो उसके मुंह में सलाइवा आ जाएंगी, उसके मुंह में लार आ जाएगी। ठीक है, मतलब एक को उसके बिहेवियर में बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो ये अब कंडीशनिंग थ्योरी वही सेम की सेम डिटो यहाँ पर भी है। ठीक है, कंडीशनिंग का एक प्रकार है जिसमें एक व्यक्ति उत्तेजना पर प्रतिक्रिया करता है और आमतौर पर ऐसी प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं करता है। मतलब ये होता है कि वो धीरे धीरे जो बैल बजाता है, फिर डॉग को फूड देता है, बैल बजाता है, डॉग को फूड देता है। फिर एक दिन ऐसा होगा कि डॉग को बैल बजाएगा और डॉग को फूड नहीं भी देगा तो भी उसके मुंह में लार आ जाएगा। मतलब एक नेचुरल बिहेवियर को चेंज कर देता है। ठीक है, और आमतौर पर ऐसी प्रक्रिया नहीं देता है। तो वो उसके बारे में सारा कुछ चेंजेस करना किस में आता है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है। ये किसने दिया था, पावलोव ने दिया था। क्लासिकल कंडीशनिंग टाइप ऑफ अनकॉन्शियस और ऑटोमेटिक लर्निंग होता है। ठीक है, मतलब ये अनकॉन्शियस होता है। क्लासिकल कंडीशनिंग टाइप कंडीशनिंग इन विच अ इंडिविजुअल रेस्पॉन्स द स्टिमुलस दैट वुड नॉट ऑर्डिनरी जनरेट इन सच रेस्पॉन्स। मतलब एक ये होता है कि अपन उसको ऑर्डिनरी के बजाय अपन उसमें कैसा चेंजेस लेके आ जाते हैं, उसमें कंडीशनिंग चेंजेस लेके आ जाते हैं। ऑर्डिनरी का मतलब वो होता है कि मतलब जैसे अपन बैल बजा रहे तो डॉग के मुंह में सलाइवा नहीं आएगा, अपन धीरे धीरे उसके मतलब कंडीशनिंग ऐसे कर देते हैं। अपन बैल बजाते तो वो ऑर्डिनरी आंसर देने की बजाय मतलब उसके मुंह में बैल का कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उस मतलब ऐसा व्यवहार चेंज कर देते हैं। तो वो किस प्रकार से मतलब एक्सटर्नल एक्टिविटीज हो गया। तो ये शुरुआत करने से पहले मैंने क्या बताया था कि ये जो बिहेवियर थ्योरी है ना, वो इंटरनल की बजाय एक्सटर्नल पर डिपेंड है। एक्सटर्नल मतलब वर्क कर रहे हैं। जैसे मैंने बच्चों के बारे में बताया था ना कि वो एक्सटर्नल मोटिवेटेड होते हैं। जैसे उनको आईफोन मिल रहा है तो आईफोन अपन दे रहे हैं तो इसलिए उनको वो मोटिवेट होते हैं। तो ये मतलब एक ऑर्डिनरी की बजाय मतलब एक
नॉट ऑर्डिनरी, मतलब एक कंडीशनिंग व्यवहार अपन उसमें चेंजेस कर सकते हैं। मतलब इसको एसोसिएशन मतलब किसी के साथ जोड़कर अपन काम कर रहे हैं। एक किसी के जैसे डॉग का, फूड का, सलाइवा का, वो एक अपन सब मिलाकर अपन क्या करते हैं, किसी को एक्टिविटी करवा के उनके बिहेवियर में चेंज कर रहे हैं। हाँ, धीरे धीरे चेंजेस आएगा। जैसे डेवलपमेंट वाले वो बोलेंगे कि नहीं यार ऐसे, अब ये तो वाला बोलता है कि एसोसिएशन करके अपन सीखते हैं, दूसरा बोलेगा नहीं एसोसिएशन तो नहीं सीखते अपन, उसमें डायरेक्टली पनिशमेंट देंगे, रीइंफोर्समेंट करेंगे, धीरे धीरे अपन ऑब्जर्वेशन से सीखेंगे। और ये वाले बोलते हैं कि अपन ऑब्जर्वेशन नहीं, रियल में एक्टिविटी करके सीखेंगे। तो ये सारी, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसको अंडरलाइन करके रख देना, ये एसोसिएशन के थ्रू इसमें सीखा जाता। और उसकी पावलोव ने की थी, और सरल शब्दों में किसी व्यक्ति या मतलब ये मैंने जैसे आपको बताया था ना, एक एग्जांपल दिया था कि जैसे अपन को जनरली अपन थप्पड़ मारते हैं तो अपन रोते हैं, धीरे धीरे मतलब अपन ऐसे लालच दिया जाता है कि अच्छा मैं तेरे को थप्पड़ मारूंगा तो रोएगा नहीं, हंसेगा ना, तो मैं तेरे को आईफोन 16 प्रो मैक्स दूंगा, तो मैक्सिमम आप में से उठ के आ जाओगे। एक थप्पड़ तो मैं खा लूँगा, एक थप्पड़ खा के ही मैं हंसूंगा, लेकिन उसके बाद मेरे को आईफोन मिलना चाहिए, ऐसे आ जाओगे ना आप। ऐसा कोई ऑफर निकाले आप भी आ जाओगे। तो इसमें तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी प्रैक्टिस की भी, ना प्रैक्टिस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप तो फर्स्ट टाइम ही एक तरीके से मजबूत होके आ जाओगे, बड़ा नुकसान करवा दोगे। ठीक है, तो ये अपन व्यक्ति में भी कर सकते हैं, जानवर में भी कर सकते हैं, और उत्तेजनाओं के साथ एक मतलब से जोड़ा जाता है। तो ये कंडीशन, जैसे ये एग्जाम्पल भी आ गया, ठीक है, यही आप देख सकते हो। कंडीशनिंग स्टिमुलस एंड अनकंडीशनल रेस्पॉन्स होता है, मतलब ये फूड है और ये, हाँ मतलब फूड है तो डॉग के मुंह में लार आएगी। अब अपन बेल बजा रहे हैं तो डॉग किसी भी प्रकार का कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है। उसके बाद में ये होता है धीरे धीरे अपन ऐसी प्रक्रिया करते रहते हैं। एक टाइम ऐसा होता है अपन बेल बजा रहे हैं और डॉग को फूड दे रहे हैं, बेल बजा रहे हैं और डॉग को फूड दे रहे हैं, तो उसके मुंह में ये ड्यूरिंग कंडीशनिंग आता है। और एक ऐसा आता है मतलब आफ्टर कंडीशनिंग के बाद में ये होता है अपन ने बेल बजाई और अपन ने फूड भी नहीं दिया, तो डॉग के मुंह में क्या होगा, सलाइवा आ जाएगा। तो ये प्रकार का मतलब ये कंडीशनिंग हो गया। और भी एग्जांपल दे सकते हैं। बिफोर कंडीशनिंग मतलब ओनली फॉर फूड दिया, मुंह के मुंह में डॉग क्या आ गया, सलाइवा आ गया। और एक टाइम धीरे धीरे ये प्रक्रिया अपन करते रहे और बेल बजा दी और मुंह को डॉग के मुंह में सलाइवा वगैरह लार वगैरह आ गया। तो मतलब ये तरीके से ये हो गया कि मतलब आफ्टर कंडीशनिंग। तो अब कंडीशनिंग के बारे में समझ में आ गया, क्लासिकल कंडीशनिंग समझ में आ गया कि मतलब एसोसिएशन करके जोड़ा गया है और एक्सटर्नली हो गया। अब तो समझ में आ गया क्लियरली। मजा आ रहा है ना पढ़ने में? जी, अब अपन पढ़ेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इन्होंने क्या बताया, ये दी किसने दी? मैंने क्वेश्चन पूछा था ना शुरुआती में कि ये वाला क्वेश्चन। हाँ, उसकी हॉबी हो गई, बिल्कुल सही है। मैंने एग्जांपल दिया था ना कि अगर मैं आपको आईफोन दूंगा, आप अगर मैं थप्पड़ मारूंगा आप हंसोगे, तो वो आपकी हॉबी नहीं होगा, वो तो फर्स्ट टाइप ही आप मजबूत हो जाओगे, तो वो तो उनकी थ्योरी पे लागू नहीं होगा। लेकिन आप इतने मजबूत हो कि उनकी थ्योरी को लागू कर सकते हो। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया, ये किसने दिया था? B.F. स्किनर ने दिया था। ठीक है, और कंडीशनिंग थ्योरी इज रीजन ऑफ द ऑपरेंट कंडीशनिंग इज ऑल्सो द ऑपोनेंट ऑफ द ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड इंस्ट्रूमेंटल। ठीक है, और इन्होंने किस पर ध्यान दिया था कि मतलब इन्होंने ये बोला था कि अपन डायरेक्टली ऐसे नहीं कह सकते कि धीरे धीरे, उन्होंने ये बोला कि अपन पनिशमेंट देके और रीइंफोर्समेंट करके भी अपन उसके बिहेवियर में चेंज ला सकते हैं। अब ये तो बिल्कुल आप भी समझ जाओगे। अब जैसे किसी को पनिशमेंट दे रहे हैं, छोटे बच्चे होते हैं ना, उसको क्या होता है, वो कोई भी काम गलत काम करते हैं या फिर कुछ नुकसान कर देते हैं छोटा मोटा, ठीक है, तो उसको अपन पनिशमेंट देते हैं या फिर उनको थप्पड़ मारते हैं, तो वो उसके बाद में उनको डर रहता है कि ये काम को नहीं करना चाहिए। मतलब उनको ये रियल में नहीं पता होता है कि ये काम सही है गलत है, उनको ये लगता है यार ये मैं काम करूँगा तो मम्मी की डांट पड़ेगी या मम्मी की मुझे थप्पड़ पड़ेगी, इसलिए वो काम नहीं करेगा। और अगर कभी बच्चे ये होते हैं कि मतलब उनको रीइंफोर्समेंट कर देते हैं, अगर वो कोई काम करता है तो अपन उनको अच्छी जैसे टाइम पे होमवर्क कर देता है बच्चा, छोटा बच्चा एग्जांपल दे रहा हूँ, LKG UKG वाले, तो उनको अपन को बढ़िया सी डेयरी मिल्क खिलाते हैं, बाहर चलते हैं आइसक्रीम खिलाते हैं, चलो आज तेरे को घुमा के लेके आते हैं, बढ़िया ड्रेस दिलाते हैं,
तो वो धीरे धीरे बढ़िया काम करेगा। अच्छा ये मैं होमवर्क कर दूंगा तो उसके बाद मुझे बढ़िया डेयरी मिल्क खाने को मिलेगी। तो ये होता है। क्या ये बच्चों पे लागू होता है, बड़ों पे नहीं लागू होता है? बिल्कुल बड़ों पे भी लागू होता है। मतलब बड़ों का मतलब ये होता है कि जैसे आप कोई काम कर रहे हो, आप बढ़िया काम कर रहे हो, तो आपको कोई मोटिवेट कर देता है। आपको कोई डेयरी मिल्क देके तो कुछ थोड़ा ही कर सकता है, आप तो अपने खुद अकॉर्डिंग खा के, आप जैसे मैं आपको बोलूँगा ये आप क्लास अच्छे से कवर करो तो मैं कल सभी को डेयरी मिल्क खिलाऊंगा, तो आप बोलोगे नहीं डेयरी मिल्क तो हम खुद ही खा लेंगे, आप क्या खिलाओगे? तो आप उनसे मजबूत नहीं हो सकते, आपको मोटिवेट करना पड़ेगा। आपको क्या मैं सपना दिखाऊंगा, आप ऐसे करूँगा, आप ये काम करो, आप ये क्लास अच्छे से देखो, उसके बाद में आपकी JRF हो जाएगी। JRF होने के बाद में आपको UGC आपको पर मंथ 40,000 रुपये मिलेंगे। तो आप मोटिवेट होंगे नहीं होंगे? तो उसके बाद में आप मोटिवेट हो जाओगे ना, 40,000 रुपये में से मोटिवेट हो जाओगे, ना कि डेयरी मिल्क से। तो वो है कि कहाँ पे किसको पनिशमेंट देना है, कहाँ पे किसको रीइंफोर्समेंट करना, वो डिपेंड करता है किस पे, सिचुएशन पे। बच्चों को कैसे मोटिवेट करते हैं। अब बच्चों को चाहे छोटा बच्चा LKG UKG वाला, उनको चाहे तुम 40,000 रुपये दो, चाहे 1 लाख रुपये दो, चाहे 2 लाख रुपये दो, चाहे वीवो का मोबाइल दो, चाहे ओप्पो का मोबाइल दो, उनको तो बढ़िया कार्टून देखना है, ठीक है ना, कोई सा भी मोबाइल दो। अब आपको एक वीवो का मोबाइल दे दे, एक कोई एप्पल आईफोन दे दे, तो आप तो एप्पल ही लोगे ना। तो वो डिपेंड करता है कि उसको किस प्रकार से हैंडल करना है। अब ये अपनी थर्ड थ्योरी है कि मतलब सोशल लर्निंग थ्योरी, मतलब इसको लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। अब ये क्या हो गया, उन्होंने तो क्या बताया कि उन्होंने तो बताया कि अपन जो अपन अभी पढ़ा था ना, अब बिहेवियर वालों ने बताया कि अपन इसको इंटरनल होके एक्सटर्नल के रूप में मोटिवेटेड किया जाता है। तो एक में क्लासिकल ने तो ये बताया कि अपन उनको कंडीशनिंग करते हैं, मतलब एसोसिएशन करके जोड़ते हैं। और उसके बाद में ओपोनेंट ने ये बताया कि अपन को उनको पनिशमेंट करके, रीइंफोर्समेंट करके उनको अपन बिहेवियर में चेंज करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में कौन आ गया, सोशल लर्निंग थ्योरी। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि अपन ऑब्जर्वेशन करके देख सकते हैं, ना तो अपन इंटरनली मोटिवेटेड करके देख सकते हैं, ना एसोसिएशन करके देख सकते हैं, अपन ऑब्जर्वेशन करते हैं। अब ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं, जैसे कभी कभार ऑब्जर्वेशन करते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ आपको, छोटा सा प्यारा सा एग्जांपल। जैसे अपन कभी कभार रील देखते हैं ना यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे, आप रील तो खूब सारे देखते हो। छोटे बच्चे, मैं ऐसे देखते हूँ कि एक छोटा बच्चा होता है 2 से 3 साल का, या फिर खाना कितने साल का बच्चा खाना शुरू कर देता है, आई थिंक, मुझे कंफर्म नहीं पता है, ये मान के चलो 3 से 5 साल के बीच में, ठीक है। उसका एक छोटा सा वो उसका जैसा ही बेबी डॉल बना हुआ होता है, ठीक है। जब वो खाना नहीं खाता है, मतलब एक तो ये रियली में बच्चा है अपना, ठीक है, ये मेरे को डायग्राम नहीं बनाना आता है, मतलब छोटा बच्चा है, और दूसरी तरफ उसका छोटा सा, मतलब वो बने हुए मार्केट्स में वो आते हैं ना टेडी बियर वगैरह, उसके जैसा ही लेके आ जाते हैं। तो मम्मी पहले उस बच्चे की क्या करती है, बच्चे उस बेबी डॉल को, मतलब उसको खाना खिलाती है, ठीक है। तो वो मतलब उनको तो बच्चे को थोड़ा ही पता है ये खाना नहीं खा रहा है, तो फिर वो खाना ऐसे इग्नोर करता है, फिर उसको चप्पल से या फिर हाथ से मारती है, फिर वापस बच्चे को खिलाती है खाना। तो बच्चा आराम से जल्दी सिखा लेगा, क्यों? क्योंकि उस बच्चे ने ऑब्जर्व किया कि अच्छा इसने खाना नहीं किया, इसके साथ बहुत बड़ा रिजल्ट रहा है, इसने बड़ी मार खाई है, मैं मार नहीं खाना चाहता, मैं तो खाना खाना चाहता हूँ, तो फिर वो खाना खा लेगा। तो वो उसने खाना क्यों खाया, मम्मी ने उसको बोल के नहीं सिखाया, मम्मी ने उसको ये सिखाया कि ऑब्जर्वेशन किया है उस बच्चे ने। मम्मी का ये टारगेट था कि बच्चा ऑब्जर्वेशन करे और उसके बाद में मैं खाना खिलाऊँ तो खाना खा जाए। मम्मी का टारगेट भी पूरा हो गया, बच्चे का टारगेट भी पूरा हो गया, बस दोनों खुश। तो ये एक तरीके का ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। इसको आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू कैसे भी देख सकते हो। अब ऑब्जर्वेशन को हर जगह अप्लाई कर सकते हो, लर्निंग में ऐसा जरूर नहीं है बच्चों वाला, आप बड़े ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। जैसे धीरे धीरे ये होता है, कोई भी काम कर रहा है, जैसे अपन एक ऐसा भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कोई अपने फादर बिजनेस करते हैं, बड़ी सी कंपनी संभालते हैं, ठीक है। फादर ये करता है, बच्चों को अपने साथ में लेके जाता है, 2, 3, 4 दिन, 5 दिन बच्चा उस अपने फादर को ऑब्जर्वेशन करता है कि वो कस्टमर के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है, उसको किस प्रकार से सेटिस्फेक्शन करता है। एक दिन उसके फादर बिजी थे और बच्चे ने आराम से कस्टमर को सेटिस्फेक्शन कर दिया। तो वो कैसे सीखा, फादर ने उनको सिखाया नहीं कि ऐसे बात करना, वैसे करना। तो बच्चा 2-3 बार ऑब्जर्वेशन करता है, उसके बाद सीखता है। तो अपन कभी कभार देखते हैं ना कि अपन से बड़े अपन को किसी काम के लिए अपन को साथ में क्यों लेके जाते हैं, उनका पीछे टारगेट ये रहता है कि अच्छा इस बच्चों को मैं साथ में लेके जाऊंगा, ये धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन करेगा, मेरे बिना बोले ये मतलब आराम से काम को सीख जाएगा। तो आपको समझ में आ गया है ना कि बड़े लोग किस टाइप से काम करते हैं। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मतलब हर किसी काम के पीछे किसी का क्या उद्देश्य रहता है, क्या पर्पज रहता है।
एग्जाम्पल में मजा आ रहा है ना, एग्जाम्पल के थ्रू सिखाऊं या लाइन टू लाइन बताऊं? तो मतलब केवल संगति या एसोसिएशन या सदृढ़ीकरण पर आधारित नहीं होता है, लेकिन उन्होंने पुस्तक सोशल लर्निंग थ्योरी में किया, और उन्होंने मतलब इन्होंने ये बोला था कि किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत में ये बोला कि केवल और केवल अपन संगति मतलब एक दूसरे के साथ जोड़कर नहीं सीखते, ठीक है। और ये अपने उन्होंने कौन सी अपनी बुक्स में बताया था, सोशल लर्निंग थ्योरी में किया था। ये कब किया था? 1977 में। हालांकि ये ठीक है, हालांकि ये बुक का नाम ध्यान रखना ना, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आपके अकॉर्डिंग है, बट एक बार रीड कर लेना, कभी कभार आ जाए, ठीक है। उनका ध्यान केवल अवलोकन पर आधारित सीखने पर था। आपको ये वाला, अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, आपको ये पूछ लिया जाएगा कि सोशल लर्निंग थ्योरी में लर्निंग किस आधार पर होता है, तो आपको देखना है कि ऑब्जर्वेशन के आधार पर होता है, ना कि इंटरनली या फिर एक्सटर्नली होता है, ठीक है। जिसने उन्होंने प्रसिद्ध बोबो डॉल का प्रयोग किया। अब ये कभी धीरे धीरे, अब इसका यह मतलब होता है कि हर कोई अलग अलग एग्जाम्पल के तौर पर यूज कर सकता है। आप इनका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। इन्होंने ये दिया कि मतलब ऐसा है कि कोई छोटे बच्चे, जैसे छोटे छोटे बच्चों का ग्रुप है, एक तो किसी को कोई ऐसा व्यवहार करता है, मतलब कोई गलत उनको कार्टून दे दिया जाता है, वो उनको क्या पीटते ही पीटते हैं, और वापस से दूसरे बच्चों को उसके साथ खेलने को भेजा जाएगा, तो वो उनसे प्यार थोड़ा ही करेंगे, वो भी जाएंगे उस पर टूट पड़ेंगे। सर टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करना है सर के नेम से? टेलीग्राम ग्रुप का नाम सर्च करो, वहाँ से ज्वाइनिंग का ऑप्शन आ जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है। अब इसको सामाजिक अधिगम के मतलब ऑब्जर्वेशन किस आधार पर किया जाता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन के 4 इंपॉर्टेंट तत्व, ठीक है, कौन होता है? सबसे पहले ध्यान होता है, अवधारणा होता है, ये कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, और कौन सा होता है? पुनरुत्पादन या फिर प्रेरणा होता है। अब इसको आप में ये आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सोशल जो डेवलपमेंट या लर्निंग थ्योरी है ना, उनमें जो स्टेज होता है सोशल लर्निंग का, वो कैसे होता है? आपको बोलो अटेंशन, तो आपको चलो ठीक है, सबसे पहले अटेंशन आप तो सीख जाओगे, उसके बाद में आपको ये पूछा जाएगा रिटेंशन भी लिख दोगे, फिर आप लिखोगे यार पहले तो मोटिवेशन होता है ना, मोटिवेशन लास्ट में आके क्या होगा, तो ये एग्जाम क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको यहाँ से भी अभी कंफर्म कर लो कि मोटिवेशन हमेशा कब होगा, इसमें बाद में होगा। तो सबसे पहले अटेंशन देगा, मतलब बच्चा ध्यान देगा, उस अवधारणा पर ध्यान केंद्रित करेगा, और छात्र जानकारी को कैसे मतलब मनन करेगा, उसके बाद में कैसे याद करेगा, फिर किसी भी काम को करता है, मतलब रिप्रोडक्शन धीरे धीरे उसी में मोटिवेट हो जाता है, और लास्ट में उसका प्रेरणा क्या होता है कि मतलब उस कार्य को और लोगों तक कैसा फैलाया जाए, मोरल वगैरह से, ये आप ध्यान रखना है। इसमें ये मोटिवेशन बाद में, इसमें सीक्वेंस याद कर लेना आप, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि इंटरनल किस में है, एक्सटर्नल किस में है, ऑब्जर्वेशन किस में कर रहे हैं, कौन सा किसका एग्जाम्पल है। ये थ्योरी सिंपल है, लेकिन इसमें क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे कि ऑब्जर्वेशन किसके द्वारा अपन सीखते हैं, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट आ जाती है कौन सी, वाइगोत्स की, ठीक है। ये थ्योरी है सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। इसमें क्या होता है, इसमें कोई बता सकता है? यस सर, ठीक है। मतलब इसमें ये होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। क्या होता है? मतलब सामाजिक विकास सिद्धांत में 3 प्रमुख धारणाएं शामिल होती हैं, जिसमें मतलब ये होता है कि अच्छा, मतलब इसमें कॉग्निटिव सामाजिक संस्कृति मतलब 3 मेन धारणा होती है। कौन कौन सी होती है? रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये हो गया। फिर दूसरी कौन सी होती है? द मोर नॉलेजेबल अदर एंड, ठीक है, ये हो गई, ठीक है। मतलब ये हो गई अपनी फर्स्ट, ये हो गई सेकंड, अच्छा ये जोनल प्रोक्सीमेंटल डेवलपमेंट, हाँ ये हो गई 3। अब इनको ध्यान में रखना है। अब ये इनको वायोस्की ने कौन सा देना दिया? सोशल डेवलपमेंट थ्योरी दिया था, ठीक है। अच्छा ये 3 रही ना, द रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन और कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और मोर नॉलेजेबल अदर एंड द जोनल प्रोक्सीमेंटल डेवलपमेंट। अब इसमें आपको नाम से भी पता रख रहा है कि मतलब इसको अपन कैसे याद कर सकते हैं। आपको आई थिंक इसके बारे में नहीं ध्यान होगा, लेकिन बाकी तो आप आराम से बता सकते हो। सोशल इंटरेक्शन मतलब अपन लोगों से एक दूसरे से बातचीत करके, उनके व्यवहार से अपन जितनी ज़्यादा बात करते हैं वैसे सीख जाते हैं।
और मोर नॉलेजेबल पर्सन का तो मैंने शुरुआती से एग्जाम्पल बताया, दादी से फ़ोन चलाना सीख, अपन दादा दादी को फ़ोन चलाना सीखते हैं, नहीं अपनी छोटी सिस्टर से कार चलाना सीख रही है, तो वो अपने से जिसको ज़्यादा ज्ञान है ना उससे वो आराम से सीख रहे हैं। ठीक, ये तो नॉलेजेबल हो गया। तो मतलब इससे अपन सीखने, मतलब इसमें ये होता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है। और जोनल प्रॉक्सिमेंटल डेवलपमेंट क्या हो सकता है, मतलब ये क्या होता है, कोई कमेंट करके बता सकता है? ZPD क्या होता है? ZP के बारे में कोई बताए? उसके बारे में बता देता हूँ। अपन 3 तरह के काम होते हैं। कैसे होते हैं? एक तो वो काम होता है जो अपन को आता है और अपन कर भी देते हैं। ठीक है, ठीक है। और ये A वक्र है, A पर्सन है, और ये B वक्र है, ठीक है, B पर्सन है, और ये C पर्सन है। ठीक है। एक तो ये काम होता है मतलब कि A वाला वर्क कैसा है कि अपन को आता है और अपन कर भी सकते हैं। ठीक है। और कभी कभार ऐसा होता है ना कि कोई यूपीएससी की तैयारी करता है, हालांकि मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। ठीक है। यार यूपीएससी मेरे लिए बना ही नहीं, ऐसा होता है ना कि यार यूपीएससी तो मैं नहीं कर सकता, मेरे लिए नहीं बना है। और कभी कभार अपन जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं, मतलब दूसरा एग्जाम, मतलब एक छोटी एग्जाम होता है उसको तो मैं कर सकता हूँ, जैसे LDC की हो गया, यार इसको मैं कर सकता हूँ लेकिन मेरे को LDC नहीं बनना। एक यूपीएससी होता है, यार IAS बनना मेरे लिए डिफिकल्ट है, ये मेरे लिए बना ही नहीं है, तो मैं काम करना चाहता ही नहीं। एक जैसे मान लो आपकी JRF कर रहे हो, ये आपका JRF है, ठीक है, ये LDC है और ये यूपीएससी है। आप ये बोलते हो LDC तो मैं कर सकता हूँ लेकिन मैं करूँगा नहीं। ठीक है। यूपीएससी तो मैं कर ही नहीं सकता, मेरा मन ही नहीं है, ये मेरे लिए बना ही नहीं है, यूपीएससी वाला एग्जाम मेरे लिए है ही नहीं। अब तीसरा ये बीच में कौन सा आदमी B पर्सन बोलेगा यार JRF, हाँ यार JRF मैं कर तो सकता हूँ लेकिन क्या है, मुझे फिल फॉर्म को ज्वाइन करना पड़ेगा, उसके थ्रू उसके बाद में मैं मतलब हेल्प लेके कर सकता हूँ। मतलब इसको अपन ऐसे कह सकते हैं, जोनल प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वो स्टेज होती है जो मतलब अपन कर सकते हैं और जो अपने लिए नहीं बना उनके बीच का जो होता है ना, मतलब अपन किसी दूसरे पर्सन की हेल्प लेके वो काम अपन कर सकते हैं, वो होता है जोनल प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब इसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ गए ये तो आप समझ गए। ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, देखो जैसे ये वाला है ना, अब इसका आंसर मुझे बताओ, हालांकि मैं आपको हेल्प कर दूंगा। मतलब ये कहते स्वतंत्र शिक्षण हो गया, अब मुझे बताओ, अब इसका आंसर बताओ, स्वतंत्र शिक्षण हो गया या फिर शिक्षार्थी की क्षमता से परे चुनौतीपूर्ण है, ठीक है, और या फिर सामाजिक संस्कृति और मार्गदर्शन की भूमिका या आंतरिक प्रेरणा का महत्व। मतलब ये देख लो कि इंडिपेंडेंट लर्निंग, इंडिपेंडेंट तो है ही नहीं, अपन कौन से सर्किल में आ रहे, बी में आ रहे, JRF वाले में आ रहे थे। ठीक है, तो ये तो अपना होगा ही नहीं। ठीक है, ये मतलब इंडिपेंडेंट होगा ही नहीं। ठीक है, ये क्या हो गया बाबा, ठीक है, ये अपना इंडिपेंडेंट होगा ही नहीं। द चैलेंजिंग टास्क बियॉन्ड द लर्निंग कैपेबिलिटी, मतलब वो होता है कि उसकी क्षमता से बाहर हो गए, तो यूपीएससी वाला हो गया, ये यूपीएससी वाला भी अपना नहीं होगा। बी कैसे दे रहे हो नया आंसर आप? बी कैसे दे रहे हो? देखो मैंने क्या बताया, ये यूपीएससी मान लो, ठीक है, जो अपने लिए शिक्षार्थी की क्षमता से चुनौतीपूर्ण भरा है, चुनौतीपूर्ण क्षमता से भरा है, मतलब वो मैं काम तो करूंगा लेकिन उसमें मैं काम कर ही नहीं पाऊंगी चुनौतीपूर्ण की वजह से। अब देखो मैंने क्या बताया, पहला तो अपने LDC था, ये वाला देखो ना डायग्राम, इसको समझो। देखो ये तो अपने कौन सा था, A पर्सन था, थोड़ा मैं क्लियर दिखाऊँ आपको, है ना, ये A पर्सन है, ठीक है, और ये LDC है। तो आप LDC तो विदाउट कोचिंग कर सकते हो ना, ठीक है, तो LDC आप विदाउट कोचिंग कर सकते हो। और यूपीएससी वाला ये है कि अगर आप कोचिंग भी करोगे तो भी आपको ऐसा लगेगा यार ये इसको तो मैं कर ही नहीं सकता, ये मेरे लिए चुनौतीपूर्ण है, या फिर मैं उससे हार मान लिए इसलिए मैं नहीं कर सकता। अब देखो JRF का काम भी चुनौतीपूर्ण है, अब ऐसे आप कहोगे यार JRF करना भी हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो गया, तो हर एक काम करना डिफिकल्ट तो होता ही है, ठीक है, लेकिन इसमें ये कि ये चैलेंजिंग चुनौतीपूर्ण नहीं कर सकते। द सोशल इंटरेक्शन, अब ये वाला गाइडेंस, मतलब गाइडेंस मैंने क्या बताया कि आप JRF फिलर फॉर्म के साथ जुड़कर आराम से JRF कर सकते हो। तो मतलब ये एक सोशल इंटरेक्शन और गाइडेंस, मतलब अपन वो काम कर तो सकते हैं लेकिन चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन वो अपन क्या करते हैं कि सामाजिक
या फिर अपन किसी टीचर से या फिर अपन किसी की गाइडेंस से वो काम कर सकते हैं। मैंने JRF को बोला था आप कोचिंग के साथ जोड़कर मतलब दूसरे की मदद से वो काम कर सकते हो। तो ये मैंने 3 स्टेज बताए थे ना, ये कि मतलब इसमें तो आप किसी की हेल्प लेके भी आप वो काम कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बिना कोचिंग, बिना हेल्प, बिना काम किसी की काम कर सकते हो, लेकिन आप करोगे नहीं। और ये यूपीएससी में आप पहले से हार मान लोगे या फिर कोई भी काम नहीं करोगे, यार ये मेरे लिए बना ही नहीं है। लेकिन JRF है, लेकिन अपन कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं, लेकिन किसी की हेल्प और किसी की गाइडेंस की वजह से अपन कर सकते हैं। तो इसलिए अपना ऑप्शन नंबर C वाला सही हो गया। और द इम्पोर्टेंस ऑफ द आंतरिक प्रेरणा, मैंने यहाँ पर मोटिवेशन वगैरह की बात ही नहीं की जर्नल प्रोक्सीमेंट डेवलपमेंट में। तो अब ये वाला देखो क्वेश्चन कितना मज़ेदार है सर, फिर तो इसमें ऊपर वाला 2 को मिक्सअप हो जाएगा। मिक्सअप कैसे हो जाएगा? जैसे मैं और भी डायग्राम लिखा है, 1 मिनट आपको समझा देता हूँ। मिक्सअप आई थिंक मिक्सअप कैसे हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल जैसे मैं डायग्राम नहीं लेके आया ना, डायग्राम नहीं है, मिक्सअप नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाले तीनों आपको समझ में आ गए। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, किसी सोशल से इंटरेक्शन करना है, ठीक है। अच्छा ये वाला आप इंटरेक्शन मिक्स में कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा इसमें 2 ही आ जाएंगे, लेकिन वहाँ क्वेश्चन में क्या दे रखा है ये देखो, ये वाला देखो ना, GDP किस पर जोर देता है, सॉरी ZPD, जर्नल प्रोक्सीमेंट डेवलपमेंट। देखो गलत नहीं है ना, ये क्वेश्चन में बिल्कुल बाकायदा आपको दे रखा है कि किस पर जोर देता है, इसलिए आपको कन्फ्यूजन नहीं होता है। एग्जामिनर इतना आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं करेगा, ठीक है। तो ये मतलब ये वाला अलग है, इन्होंने पर्टिकुलर ZPD क्वेश्चन में दे रखा है, तो इसलिए आपको क्वेश्चन नहीं, एक तरीके से कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो ये आप आराम से रीड कर लीजिए, ये मोर नॉलेजेबल पर्सन से सीखेंगे। जो जर्नल डेवलपमेंट से मैंने कितना बढ़िया एग्जांपल दिया है वो भी आप बना सकते हो। और सोशल इंटरेक्शन मतलब एक दूसरे से लोगों के साथ मिलकर अपन आराम से सीख सकते हैं। तो यहाँ पर अपना आज की क्लास फिनिश। होमवर्क में दे दिया जाए क्वेश्चन। देखो अब क्वेश्चन का आंसर तो सबको मिल गया होगा ना। अब इसका आंसर बताओ, मुझे आंसर ए कौन दे रहा था सबसे पहले, उसका मैं नाम भूल गया, नंदिनी। याद आया? नंदिनी अभी क्लास में है या फिर क्लास छोड़ के चले गए? सर इतना सफिशिएंट है ना, मज़ा आ गया ना नवजीत कौर। मीन्स जब कोई देखो जर्नल प्रोक्सीमेंट डेवलपमेंट में ये होता है कि अपन कोई भी काम चुनौतीपूर्ण होता है लेकिन कर सकते हैं, लेकिन उसमें सी ऑप्शन अपना ये था कि अपन किसी की गाइडेंस, मतलब 3 स्टेज होते हैं इसमें जर्नल प्रोक्सीमेंट डेवलपमेंट में। ये देखो एक बार वापस से मैं समझा देता हूँ, ठीक है। इसमें 3 पर्सन होते हैं, ठीक है। ये स्टेज अपनी ए हो गया, ठीक है। इसको अपन काम को आराम से कर सकते हैं विदाउट किसी की हेल्प में। और ये अपना सर्किल हो गया बी, अपन काम कर सकते हैं लेकिन किसी की हेल्प से करेंगे या फिर किसी की गाइडेंस से करेंगे या फिर किसी लोगों से जोड़ के ग्रुप बना के काम करेंगे। और सी कौन सा होता है? सी वो होता है कि मतलब अपन इसकी काम को मतलब कर भी नहीं सकते, मतलब अपन ने पहले ही हार ही मान ली, चुनौतीपूर्ण है तभी तो हार मानी, ऐसे थोड़ी हार मानी है, मतलब वो अपने से बाहर है। तो मतलब इसमें ये जर्नल प्रोक्सीमेंट देखो जर्नल प्रोक्सीमेंट डेवलपमेंट स्टेज यही है। तो मतलब हालांकि अपन जो ये तीनों एग्जाम्पल के तौर पर बताया, मतलब जर्नल प्रोक्सीमेंट डेवलपमेंट होता है ना, वो ये वाली स्टेज है, ये वाला सर्किल है, ये वाला है ना, ये वाला, ये जर्नल है। ये ए और बी को, सी तो अपन को याद ही नहीं करना, ओनली फॉर अपन को इसके बारे में अध्ययन करना है, ठीक है। तो इसमें ये क्वेश्चन अपना क्या था, ये था कि वाइटगोस की थ्योरी ऑन द जर्नल प्रोक्सीमेंट डेवलपमेंट किस पर काम करता है, किस पर काम करता है। तो अपन को आराम से सोशल इंटरेक्शन एंड गाइडेंस के रूप में काम करता है, तो आराम से अपन सी आंसर करके आएंगे। मैंने क्लास स्टार्ट होने से पहले बोला था कि ये थ्योरी मतलब पढ़ने में थोड़ी हार्ड है, डिफिकल्ट है, लेकिन अपन को बाद में ऐसा लगेगा कि कोई क्वेश्चन आ रहा है। अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसमें इतना टाइम लगेगा कोई क्वेश्चन देखे। देखो डायरेक्ट इसको इंडिपेंडेंट करेगा, बियॉन्ड लर्निंग करेगा। अब सोशल इंटरेक्शन गाइडेंस मिलते ही ऑप्शन सी करेगा और 1 नंबर लेके आराम से आ जाएगा और JRF करेगा, मतलब 2 नंबर लेके आएगा ये क्वेश्चन आराम से, ठीक है। समझ में आ गया नया?
नंदिनी, अच्छा यही है ना। अब इसका आंसर दो, ये आपके लिए क्वेश्चन है। दिया है आंसर क्या नंदिनी ने? नहीं दिया है। अब इसका बी 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 बी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब इसका आंसर दो, इसका क्या आंसर है? अल्बर्ट बंडूरा है, बंडूरा है, क्या है? बी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, अब देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, हार्ड है बताओ? अपन देख के वहाँ एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, सर कितने हार्ड हार्ड क्वेश्चन आते हैं, हम तो कर ही नहीं पाते, पता नहीं एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, बी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। नंदिनी ये आपके लिए होमवर्क है स्पेशली, ठीक है ना। द क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी? अब देखो क्लास नाम से भी आपको समझ में आ रहा है ना। अच्छा, क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या आता था? डॉग पे किया था, ठीक है। और ओपोरेंट कंडीशनिंग में क्या किया था? असाइन, वो सॉरी क्या किया था? इंटरनल मतलब वो किया था। और जोनल प्रोक्सिमेंट डेवलपमेंट के बारे में आता है। सोशल लर्निंग ये होता है किसके बारे में कि एक दूसरे से लोग ऑब्जर्वेशन करके सीखते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे आप मिलान करोगे, ठीक है। इसका ऑप्शन कौन सा हो सकता है? तो मुझे ए का बताओ, ए का कौन सा हो सकता है? कंडीशनिंग वाला किसने दिया था? पावलोव ने दिया था, ठीक है। अगर अपन इसमें देखा जाए तो फर्स्ट में ए में बी है, तो ये दो है, तो ये भी गलत होगा, ये भी गलत हो गया। फिर अपने कौन सा रहेगा? फिर बी कौन सा? ऑपरेट कंडीशनिंग किसने दिया था? ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। थर्ड किसमें? ये, तो अपना ऑप्शन सी सही है। लेकिन ये आपके होमवर्क है, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। सर लास्ट ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लास्ट ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अपना ऑप्शन देखो, इसको गलत ही कर दो तो अपना सी में आ गया, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। देखो मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में? देखो लर्निंग थ्योरी, देखो अब मुझे उम्मीद है कि मैं इतनी आपके लिए मेहनत की है तो कोई भी लर्निंग थ्योरी का क्वेश्चन गलत करके नहीं आएगा। ये सारी की थ्योरी एक बार आपको अच्छे से रीड करनी है, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। और कल अपनी लास्ट क्लास होगी, अगर किसी को कोई डाउट है ना कि ये वाला अपना टॉपिक कवर नहीं हुआ सर, तो ये अपन जब भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं करूँगा, उसके बाद मैं अपना यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। तो एक बार सारे के सारे मैं यही उम्मीद करता हूँ कि अपनी कल की क्लास देख लेना, उसके बाद में 3 डेज़ का आपको गैप मिलेगा, उसमें सारा का सारा टीचिंग एप्टीट्यूड कवर करके आना, ताकि आपको अलग यूनिट में जाएंगे ना तो अपन को पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। यहीं पे क्लास एंड करते हैं, मिलते हैं कल।